ये आज का आपका पेपर है मेडिसिन 22 मॉर्निंग। और मैंने ना ग्रुप में पिक्चर्स शेयर किए एमसीक्यूज के साथ साथ। आप वो लोग वो खोल सकते हो और साथ इधर भी किसी ने चैट में सेंड करनी ना कर देना, क्योंकि मेरे फोन में और ये इधर लैपटॉप में है नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर हाफ ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट रिमेनिंग हाफ ऑफ लीवर रिजनरेशन अकर्स इन 5 to 15 डेज। ठीक है, 5 to 15 डेज में आपका दोबारा से लीवर जो रिजनरेट कर जाता है। सेल रिपोलराइजेशन अकर ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम। आपको पता है डिपोलराइजेशन होती है जब आपकी इनर मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिव होती है, सोडियम इनफ्लक्स होता है। रिपोलराइजेशन होता है जब आपकी इनर मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव होती है, वो होती है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से। ठीक है, तो सेल रिपोलराइजेशन आपकी होगी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम। 16 years old with 15 year history of diabetes, how to check long term glycemic control। तो आपकी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको HbA1c हम लोग यूजुअली कह रहे होते हैं, तो इसके जरिए आप जो है ना कंट्रोल उनका चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू इन ब्रेन। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके जो कनेक्टिव टिश्यू ना ब्रेन का, वो बाकी की बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें आपके मेनिंजीज आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं। और ग्लायल सेल्स में आगे आपके एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। ठीक है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन है, तो इसमें इधर आपने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स चूज करना है। क्वेश्चन 5 है, पैरानर्वोसा सपोर्टिंग सेल्स तो आपके पिट्यूसाइट्स होते हैं। पिट्यूसाइट्स भी जो है आपके ग्लायल सेल्स होते हैं ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो माइक ऑफ कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 2। यस, क्वेश्चन 2 ठीक है ना। रिपोलराइजेशन जो होती है वो पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से होती है ना। सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से रिपोलराइजेशन होती है, और रिपोलराइजेशन होती है जब पोटेशियम इफ्लक्स करता है। ठीक है, लेकिन आपका कोई और कॉन्सेप्ट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, हर किसी के नॉलेज में गैप होते हैं, तो डोंट वरी, आप बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पैर्स में हो सके स्पॉटिंग सेल्स आपके पिट्यूसाइट्स होते हैं। क्वेश्चन 6 है, 16 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी विद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑफ इंक्रीज इम्यूनिटी फ्लूइड, शी वाज एडवाइज्ड टू डू बीटा HCG एंड आफ्टर 2 वीक्स AFP। लेटर ऑन AFP कम्स आउट टू बी रेज्ड, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। आपको पता है AFP जो है आपका रेज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। ठीक है, डिक्रीज करता है डाउन सिंड्रोम में और इंक्रीज करता है आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। तो इसमें आपका आंसर होगा एननकेफेली। क्वेश्चन 7 है, क्रिस्टा गैलिस इज एक्सटेंशन ऑफ विच। तो ये आपके एथमोइड बोन होती है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर भी मैंने शेयर की है। तो क्रिस्टा गैलिस आपका ना एक वेज शेप्ड वर्टिकल मिडलाइन अपवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन ऑफ द स्कल। ठीक है, प्रोजेक्टिंग अबव क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इनटू द क्रेनियल कैविटी। तो ये आपकी एक वेज शेप्ड वर्टिकल मिडलाइन अपवर्ड कंटिन्यूशन है एथमोइड बोन की। ये पिक्चर आप वैसे ग्रुप में खोल सकते हो। नेक्स्ट है सेलाटर्च का पार्ट ऑफ विच बोन। तो स्फिनोइड बोन का पार्ट होता है सेलाटर्च का, जिसके ऊपर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है प्रोटेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन 9 है, द प्रोटॉन पंप H+K पॉजिटिव पंप इन पैरेटल सेल कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम ATPase। आप मुझे बता दो कि H मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का काम क्या होता है। यस डॉक्टर हाजरा, वेरी गुड। इसी तरह से ठीक है, मुझे बताएं इसका काम क्या होता है। हाँ, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का, जिसको प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है। कंट्रोल्ड बाय तो देख लेते हैं। HCl प्रोडक्शन होता है ना। ब्राइटल सेल्स क्या करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये लेट आ रहे हैं कि आप लिख अब रहे हो। तो HCl प्रोडक्शन होता है इसका काम। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है एच प्रोटॉन पंप का के इज टू एक्सचेंज पोटेशियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रिक ल्यूमन टू हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द ब्राइटल सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये H+ आयन जो है उसको आउट ऑफ द सेल शिफ्ट करवाता है इनटू स्टमक ल्यूमन, और पोटेशियम को जो है स्टमक ल्यूमन से इनसाइड द सेल करवाता है। ये इसका फंक्शन, और इस तरह से HCl प्रोडक्शन करवाता है, और ये एनर्जी यूज करता है, इसलिए ये पोटेशियम ATPase जो है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आया। एक तो इसने सेल प्रोडक्शन करवानी है, हाइड्रोजन को सेल से ल्यूमन में ट्रांसफर करता है, और जो पोटेशियम उसको ल्यूमन से सेल के अंदर, और ये एनर्जी यूज करता है ATP के फॉर्म में, इसलिए पोटेशियम ATPase जो है वो कंट्रोल करता है। इसका प्रणाम यही है, वो H+, K+ ATPase। Patient presented with palpitations and having absent P waves with irregular pulse and irregular RR interval, and also having diastolic rumbling murmur likely causes mitral stenosis with insufficiency। ठीक है, अब जो इसका निमोनिक जो है ना, रफी में वैसे अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो उसमें आपने इसका निमोनिक हमने याद किया हुआ MS है ना, माइट्रल स्टेनोसिस को MS कहते हैं। तब भी MS आता है ना तो वो मिड डायस्टोलिक मतलब मिड लेक्चर में आता है। और सारे अपने स्नैप वो मुंह के ऊपर ना फिंगर रख लेते हैं, ठीक है। बल्कि वो अपनी फिंगर से जो है चुटकी बजा देते हैं, जिसको स्नैप कहते हैं। ठीक है, MS आता है इन मिड लेक्चर। मिस डिसमिस, हाँ वो बोला अच्छा निमोनिक है, वो बहुत अच्छा निमोनिक इन मिड लेक्चर। और अपनी फिंगर से ना स्नैप करता है, जैसे वो चुप नहीं करवाते, जैसे दादागिरी करते हैं MS, ठीक है। स्नैप करता है विद फिंगर। ठीक है, तो अब जो इसमें से अब हम इसको फिल करते हैं, जो माइट्रल स्टीनोसिस है, मिड का मतलब क्या होता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है इसका। और जो वो स्नैप बजा रहा होता है, इसका मतलब है कि वो ओपनिंग स्नैप होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशंस एंड हैविंग एब्सेंट पीवीएस। ठीक है, तो ये आपका माइट्रल स्टीनोसिस होता है, इसमें डायस्टोलिक रम्बलिंग होती है विद इनसुफिशियंसी। और इसके अंदर ओपनिंग स्नैप होती है, इसका जो मरमर है लो पिच होता है, रमलिंग होता है और रेडिएट कर रहा होता है लेफ्ट एक्सिला में। इसका वो टसमस आर पार वाला बड़ा अच्छा निमोनिक है, मुझे तो उसी से याद रहे थे। ठीक है, और दूसरा रफी में भी अच्छा लिखा हुआ है। वो भी मुझे समझ आता था, मतलब जो रफी में लिखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, तो इसका ना, हाँ अर्ली डायस्टोलिक आपका AR का होता है, और मिड डायस्टोलिक आपका MS का होता है। और इसके अंदर ओपनिंग स्नैप आती है। Which ADD drug cause orange colored urine? तो ये rifampicin है. A patient is on peritoneal dialysis. His plasma potassium is 6.5. What will you advise him to avoid? तो इसका है कैरेट। वैसे इसका ना टोमेटो, ये डॉक्टर मिसबा को जो है ना ग्रुप में दोबारा कोई भेज दे, मरमर वाला, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ना टोमेटो वैसे पढ़ते रहे हम लोग, इसमें उन्होंने कैरेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने चूज करना है E इज ग्रेटर देन D। तो carrot is greater than tomatoes. During fight, person hit other with knife and cause stab at stomach bed damage. Which artery will be damaged? ठीक है, एक तो स्टमक बेड है, तो वहाँ पे आपकी स्प्लीनिक आर्टरी होती है। एक तो ये अल्सर्स के लिए भी सेम क्वेश्चन आता है कि अल्सर ब्लीड करके पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक या बेड ऑफ स्टमक से, तो भी स्प्लीनिक आर्टरी चूज करनी है। अब उन्होंने दिया हुआ है स्टैब एट स्टमक बेड डैमेज, तो ये आपकी स्प्लीनिक आर्टरी होती है। ठीक है, इसकी भी पिक्चर मैंने आपको भेजी है। न्यूस्ट्रेटम कंटेन्स कोडेट एंड पुटामिन। ठीक है, ये तो याद ही करने पड़ते हैं। न्यूस्ट्रेटम में आपके कोडेट और पुटम है ना, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था CPN। CP इज इक्वल टू N। तो कोडेट एंड पुटामिन इज इक्वल टू न्यूस्ट्रेटम, मोस्टली ये पूछते हैं। कॉर्पस स्ट्राइटम में आपको होता है कोडेट एंड लेंटिफॉर्म, प्लियोस्ट्राइटम में ग्लोबस पैलिडस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में ग्लोबस पैलिडस एंड प्यूटामिन। आप रिपीट करोगे तो याद होगा। आफ्टर विजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, विजेक्टमी में क्या करते हैं कि आपका जो होता है ना वॉस डेफरेंस, उसको कट कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं, क्योंकि उसी ने आपकी जो है वो स्पर्म को टेस्टिस से जो है ना यूरेथ्रा तक ट्रांसफर कराना होता है ना। तो उसको सील कर देते हैं, तो आपके स्पर्म्स जो हैं वो नहीं जाते टेस्टिस से यूरेथ्रा में। तो जो आपका फ्लूइड है फिर उसमें स्पर्म्स एब्सेंट होंगे, उसमें सिर्फ सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा, जो कि स्पर्म्स के नरिशमेंट के लिए जरूरी होता है ना, ये स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना आपका स्पर्म्स एब्सेंट होंगे और विजेक्टमी के बाद सिर्फ सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ये अनारदाना नाम आपका रियल नेम क्या है? शायद मैंने ग्रुप में देखा हो। ठीक है, ये भी एक्टिवली आंसर करते हैं, और ये ही इसका मतलब है ये जाग रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए फायदेमंद होगा। रियल नेम है अनारदाना। ओके, फन कर रहे हो आप मेरे साथ। अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हैविंग यूरिया 70 एंड क्रेट 0.8 कॉज विल बी प्री रीनल एजोटीमिया। अब आपको पता है प्री रीनल एजोटीमिया और पोस्ट रीनल, ठीक है, कॉजेज की वजह से इनको प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल कहते हैं। और एजोटीमिया जब आपका BUN जो रेशियो है वो इंक्रीज होता है ना। हाँ जी, हाइपोवोलेमिया। तो अब उन्होंने जो है दिया हुआ है आपको कि वॉमिटिंग हुई है और उसको डिहाइड्रेशन हुई है, तो इसका मतलब प्री रीनल कॉज है ना, हाइपोपरफ्यूजन हुई है किडनीज की। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, हाइपोवोलेमिया तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन डिहाइड्रेशन कह सकते हो। लेकिन हाइपोवोलेमिया भी आपका प्री रीनल कॉज है। इस सिनेरियो में आपका जो है ना डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग जो है, ठीक है, तो ये आपका प्री रीनल एजोटीमिया है। पेज नंबर इज 45। क्वेश्चन 17 है, पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा ऑल मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज स्टिल ब्रीदिंग विच लेवल इंजरी अकर्स बिलो C5। ठीक है, वही फ्रेनिक नर्व की जो आपके C3 C4 C5 कीप्स यू अलाइव।
तो फ्रेनिक नर्व आपकी बची हुई है, इसलिए जो है वो स्टिल ब्रीदिंग। 18 है, आफ्टर ट्रॉमा देर इज इंजरी टू इलियो नर्व देर विल बी क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एंड मीडियल थाई सेंसेशन लॉस्ट। ठीक है। अच्छा, कौन मुझे जो है बताएगा कि क्रीमेस्टेरिक के सप्लाई दोनों एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, ये तो इलियो इन्वायरनल तो करती है ना क्रीमेस्टेरिक को सप्लाई, तो इसलिए वो लॉस्ट होगी, और मीडियल थाई को भी करती है, इसलिए वो लॉस्ट होंगे। ठीक है। ठीक है, जेनिटल ब्रांच, ठीक है। हम्म। हाँ, डॉक्टर हाजरा, डॉक्टर मिसबा ने लिखा हुआ है। यस, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल और इलियो इंग्वानल दोनों। और ई फ्रेंड। ठीक है, जेनिटो। ठीक है, आगे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ जीएनआरएच, इसकी 2 to 4 मिनट्स की होती है जीएनआरएच की हाफ लाइफ ना। अच्छा, क्वेश्चन 28, 50 years 55 years old female taking phenothiazine was observed to have slow flying movement in an attempt to remove a fly resting on her nose. This is most likely due to एथिटोसिस। ठीक है। जो होती है ना एथिटोसिस, वो स्लो रीडिंग मूवमेंट होती है, जिसको हम जैसे कथक में नहीं होता। हाफ लाइफ जीएनआरएच की जो ना, ये इस हार्मोन की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है 2 to 4 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, एथिटोसिस हम जैसे वो कथक वाली मूवमेंट नहीं होती फाइन किस्म की। ठीक है। तो उसको कहते हैं पल्सेटाइल हाफ लाइफ। नहीं, कोरिया जो ना आपकी वो रैपिड मूवमेंट होती है। कोरिया इरेलीवेंट और रैपिड। एथिटोसिस आपके ना कथक लाइक स्लो रीडिंग मूवमेंट होती है। तो वो आपकी अब फिनोथायाजीन जो है, इसके साइड इफेक्ट्स में एक तो ये आपको स्किज़ोफ्रेनिया और इवन एंटीमेटिक भी ये है। ठीक है, ये इनके लिए चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है ना, वो आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है, मतलब वो आपका डिस्टोनिया करवा देता है, ये जो मसल स्पैज्म होता है। नहीं, गम हाइपरप्लेजिया नहीं करवाता। करवाता भी होगा मे बी, लेकिन एक्स्ट्रा पैरामिडल में जो वो फेनिटोइन है। यस। ये आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो पहले? हाँ, वो फेनिटोइन है ना, उसका उसका निमोनिक भी फेनिटोइन है। अच्छा, खैर, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं इसमें फिनोथाइजिन से डिस्टोनी होता है, मसल स्पैज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक थेसिस या एथिटोसिस ये होता है, अनकंट्रोल्ड स्लो रीडिंग रेस्टलेस मूवमेंट्स। पार्किंसोनिज्म होता है बेसिकली इसमें। ठीक है। और इसका यही है कि जब आपने डोपामीन, जैसे पार्किंसन में आप जो है डोपामिन लेवल बढ़ाने के लिए ड्रग देते हो, तो स्किज़ोफ्रेनिया करा सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में आप डोपामिन कम करने के लिए देते हो, वो पार्किंसोनिज्म करा देता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है डोपामिन का तो ज्यादा होना इस स्किज़ोफ्रेनिया और कम होना आपका पार्किंसन होता है। और साथ ये टार्डिव डिस्काइनेसिया भी करवा करवा देता है, जो कि आपकी इन्वोलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं फेस एंड टंग की। ठीक है, सिडेशन भी करवाता है एंटीमेटिक। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम जो है पूछा हुआ है साइड इफेक्ट, तो वो आपका एथिटोसिस होता है। वैसे ये पार्किंसनिज्म भी ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मूवमेंट पूछी हुई है ना, वो आपकी एथिटोसिस पूछी हुई है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद गम हाइपरट्रोफी एंड स्वेलिंग कॉजेज फिनोटोइन। वो जो अभी आप डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरट्राइकोसिस इज कॉज्ड बाय फिनोटोइन। ठीक है, जो आपके हेयर ग्रोथ होती है अदर देन हेयर ग्रोथ ऑन द एरियाज वेयर इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। तो उसको कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। तो ये भी फिनोटोइन करवाती है। अच्छा, बेस्ट मेथड टू यूज टू इनएकुलेट यूरिन फॉर कल्चर, तो ये आपका 20 माइक्रोलीटर यूरिन ड्रॉप्स। पाम्स पे नहीं होती, फेशियल होती है, बैक पे होती है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एयर सिकनेस इज साइक्लोजीन। ठीक है, आप ठंडी हवा खाने के लिए साइकिल पे बैठ के जाते हैं, तो एयर सिकनेस के लिए साइक्लोजीन। ठीक है। और ये सारे आपके यूज होते हैं एक्सप्लेनेशन में भी, ये इधर साथ लिख लो कि ठंडी हवा खाने के लिए आप जो है ना साइकिल पे बाहर जाते हो। ड्रग इन मॉर्निंग सिकनेस पायरिडॉक्सिन। ठीक है, प्यारी मॉर्निंग, सुबह जो है बहुत प्यारी होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस में पायरिडॉक्सिन, मोशन सिकनेस में स्कोपोलामिन, स्कूप लाइक मोशन लिख लो इधर, आपको याद रहेगा। ठीक है, स्कूप लाइक मोशन इज ग्रेटर देन मैक्लिसिन। माउंटेन सिकनेस में एसिटाजोलामाइड, और एयर सिकनेस में मैक्लिजिन इज ग्रेटर देन साइक्लिजिन। A patient with severe headache, vomiting, neck stiffness, raised ICP और lumbar puncture, there was blood stained CSF। ठीक है। तो ब्लड स्टेन्ड CSF आपका होता है सिर्फ सब एरेक्नोइड स्पेस में। ये सब एरेक्नोइड हिमाटोमा में होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस लीजन इधर लिखा हुआ है इन्होंने। चलो, बस सब एरेक्नोइड याद रखना है आपने।
A patient presented to the clinic with polyuria, polydipsia, and xanthochromia, and urine osmolarity of 310 milliosmol. He is case of multiple myeloma. What is the cause of polyuria in him? ठीक है, उन्होंने पोलीयूरिया का पूछा हुआ है, तो उसका मल्टीपल माइलोमा में जो है ना माइलोडोसिस होती है। ठीक है, तो आपकी किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही होती। क्रैक क्या है? तो जो आपकी किडनीज में माइलोडोसिस हुई होती है, तो जो आपके इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी मल्टीपल माइलोमा में होता है। ठीक है, तो रीनल डिसफंक्शन की वजह से जो है ना रीनल ट्यूब्यूल्स जो रिस्पॉन्ड नहीं करती एडीएच को, तो इसलिए पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया होता है। ठीक है, 27 a patient with decreased neutrophil, increased lymphocyte and increased eosinophils, increased ACTH likely causes Addison's disease। ठीक है, अब इसमें जो है आपका कोर्टिसोल लेवल कम होता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए एसीटीएच लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके सेल्स आपने ये याद रखने, ये हमेशा आते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं कि कुशिंग्स में कौन से होते हैं और एडिसन्स में कौन से होते हैं। तो आपका जो है ना इंक्रीज लिम्फोसाइट और इंक्रीज इओसिनोफिल्स एडिसन में होते हैं, और जो आपके इंक्रीज न्यूट्रोफिल हैं वो कुशिंग्स में होते हैं। जो कुशिंग्स में कोर्टिसोल है ना वो इओसिनोफिल्स को सप्रेस करती है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि कुशिंग्स में जो है डिक्रीज इओसिनोफिल्स होंगे। खैर चलो, ये आप लोगों ने ये सेल्स भी याद रखने हैं। ठीक है, रेज एसीटीएच विल लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, इंक्रीज कोर्टिसोल के जो है ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपर वो हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, वेट गेन। अच्छा, आफ्टर एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट स्प्लेनेक्टमी डन आफ्टर 2 months, पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी विद सेप्टिक शॉक एंड फीवर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन इज स्ट्रेप निमोनिया। ठीक है, जब भी स्प्लेनेक्टमी होती है ना, तो आपको 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेना देनी पड़ती है वैक्सीन। ये इवन थैलेसीमिया के पेशेंट्स में जब स्प्लेनेक्टमी होती है उनको भी देनी होती है एनुअली, और जो वैसे स्प्लेनेक्टमी हो उसमें भी। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस कौन लिखेगा? इसका और आपका जो है ना मेनिंजाइटिस का सीक्वेंस दो नियरली सेम है, मतलब याद करना आसान है। आई थिंक 6 to 60 वाला जो है, इसका है SHN। हाँ, SHN इसका है, और SNH जो है वो मेनिंजाइटिस का है। तो इसमें SHN है, तो सबसे पहले अगर इधर स्टेप नमूनी होना, आपने उसको चूज करना है, फिर एच इन्फ्लुएंजा को चूज करना है, और फिर आपने जो है निजेरिया को चूज करना है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है स्प्लेनेक्टमी के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पेशेंट वाज टेकिंग कार्बामेज़ेपिन, स्टार्टेड ऑन एन अदर ड्रग एंड नोटिस हिज सीजर्स एपिसोड इंक्रीज, दिस इज ड्यू टू विच ड्रग? तो फिनोबार्बिटोन। अब उसने कार्बामेज़ेपिन वो ले रहा है और उसके बाद उसको फिनोबार्बिटोन दिए, तो उसके सीजर्स बढ़ गए हैं हालांकि। ठीक है, तो अब ये है कि क्यों बढ़ गए? जो आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है ना लीवर में, वो साइटोक्रोम P450 सिस्टम यूज करती है, और ये एमसीक्यू ना डिफरेंट ड्रग्स के साथ आपका आता है साइटोक्रोम P450 वाला। ठीक है, तो आपके जो है दोनों ही इसके वो इसको ना मतलब इनहेंस करती हैं, इंड्यूस करती हैं, कार्बामेज़ेपिन भी और फिनोबार्बिटोल भी P450 को, तो इससे आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म इनहेंस हो जाती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इनहेंस हो गई तो उसका जो इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो है सीजर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया? जो आपके कार्बामेज़ेपिन फिनोबार्बिटोन है, दैट अफेक्ट्स द लीवर्स cytochrome P450 system. When used together, they enhance the metabolism of each other, potentially leading to subtherapeutic level of one or both drug. This can lead to increase in their anticonvulsant efficacy. बिल्कुल, ये दोनों मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे, और फिर आपके सीजर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स? तो फिनोबार्बिटोन। ठीक है, इनहेंस करता है क्योंकि P450 सेल प्रोड्यूस्ड abnormal प्रोटीन एंड फ्रेगमेंट्स डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम्स। ठीक है, ये आपके जो है ना सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर abnormal प्रोटीन्स बन के उनको डिग्रेड जो है ना प्रोटियोसोम करती है। A patient after transplant developed visual problem and diarrhea on examination, cells with intranuclear basophilic inclusion seen, which is due to which of the following? to cytomegalovirus। अच्छा, कौन मुझे दूसरा नाम बताएगा जो यूजुअली यूज होता है इसका इंट्रान्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन्स का? तुमने एमसीक्यू देखा होगा। ओवलाइन इंक्लूजन? नो। ठीक है, साइटोमेगालोवायरस में ओवलाइन इंक्लूजन होते हैं, ओवलाइन जिसको इधर इंट्रान्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन्स का हुआ है। ठीक है, गैस का उठा दिया बिल्कुल। तो ये और ऊपर से ट्रांसप्लांट है, तो ट्रांसप्लांट में मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक जो आपका
इन्फेक्शन करवा रहा होता है ये सारे प्रॉब्लम्स, तो वो सारा साइटोमेगालो वायरस होता है, ठीक है। मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक एंड ट्रांसप्लांट इन मेटाप्लेसिया इफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल हैपन, तो आइसोक्रोमोसोम यूजुअली आपके जो है लॉन्गिट्यूडनली कर रहे होते हैं और वो हाफ हाफ बन जाती है। तो ये जो है ना ट्रांसवर्सली कर रहा होता है। डॉक्टर हाजिर इसकी पिक्चर भेजते हैं आइसोक्रोम की ना ग्रुप से। इसकी भी मैंने आपको वैसे भेजी हुई है, ठीक है। तो उसको आइसोक्रोम कहते हैं अगर वो ट्रांसवर्स के बजाय लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करे, नहीं सॉरी डिवाइड करे ट्रांसवर्सली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली। A person who was chronic alcoholic had हाँ हेमेटोमेसिस द डैमेज ऑर्गन इन दिस पेशेंट हैड न्यूप्लेजम, ठीक है। ये HCC की बात कर रहे हैं। विच एक्सटेंड्स टू इंफीरियर सर्विस ब्लड स्प्रेड टू दिस एरिया इज फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा की सीलियक ब्रांच जो होती है वो आपकी लिवर को सप्लाई कर रही होती है, और सीलियक आपकी मोस्टली अपर GIT को सप्लाई करती है। तो आपकी HCC का कहना है तो इसमें आपने एब्डोमिनल एओर्टा चूज करना है। अगर डेवलप अर्टिकेरिया डैश फोरगट, सॉरी मैंने क्या कहा था, चलो फोरगेट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अर्टिकेरिया रैश एट आर्म ट्रंक लेग एंड फेस आफ्टर ईटिंग सी फूड, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ इट, ठीक है। फूड जब भी वो सी फूड खाते हैं तो उसको अर्टिकेरिया रैश होता है, तो ये आपका एनाफाइलेक्सिस होता है, तो ये लोकलाइज टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस है। ऑन लंग स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन्फेक्शन क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन इज बाय H2O2, ठीक है। जो आपका H2O2 होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज, इसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और इसकी फेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए जो है ये क्लियरेंस करवा रहा होता है, ठीक है। और डिसइंफेक्शन भी करवा रहा होता है, इज कॉमनली यूज एज डिसइंफेक्टेंट। और ये जो है इट किल्स वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, ठीक है। तो और इसका जो है एज अ फेगोसेटिक भी होता है रोल, तो ये आपको H2O2 करवा रहा होता है क्लियरेंस। अ यंग बॉय सिटिंग इन अ रूम विद स्वेटिंग एंड BPO 150-80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज, तो ये आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है। वो बैठा हुआ है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, एक्साइटेड भी नहीं है, वो डिहाइड्रेटेड भी नहीं है, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है ना एंग्जाइटी से ही आपका ब्लड प्रेशर रेज होता है। इसलिए जब भी कोई यंग पेशेंट आपके साथ इमरजेंसी में है ना तो उसकी या फर्स्ट टाइम हाई BP के साथ है, तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, BP खुद ही ठीक हो जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस के साथ उसको जो स्वेटिंग हो रही है और इतना ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा है 150/80। A patient with recurrent TB infection having hilar lymphadenopathy with improper granuloma formation which will be raised, तो ये आपका IL-2 और इंटरफेरोन गैमा होता है, ठीक है। इंटरफेरोन गैमा ने जो आपके है ना मैक्रोफेजेस, ये वही जो उस दिन डॉक्टर सलान इतना लंबा आपको पाथवे बताया था, ठीक है। तो इंटरफेरोन गैमा जो है ना ये आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये ग्रेनुलोमा में जो इधर उन्होंने लिखा है उसमें इंटरफेरोन गैमा का रोल होता है, ठीक है। जो है अच्छा इसका होता है कि persistent INF interferon gamma signal can contribute to chronic inflammation which is hallmark of certain diseases such as sarcoidosis and granulomatosis, ठीक है। और ये आपका ना रफी में लिखा हुआ है कि antigen specific T cell receptor of these cells trigger the release of cytokines, interferon gamma, which mediates the transformation of monocytes and macrophages to epithelioid cells and giant cells, ठीक है। ये लाइन आपकी रफी में लिखी हुई है, तो ये आपका MCQ जो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस को एपिथेलियोइड सेल्स में जो है ट्रांसफॉर्म करती है एंड जाइंट सेल्स में। और जो आपका आइगरा टेस्ट होता है ना उसमें भी आप इंटरफेरोन गैमा ही देख रहे होते हो, ठीक है। वो जो क्वांटिफेरोन होता है TB के लिए उसमें भी आप इंटरफेरोन गैमा देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन प्यूपिल डायलेटेड आई स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, नीचे नहीं जा रहा स्क्रोल नहीं कर रहा, अच्छा अच्छा। During exam preparation, people dilated eyes stay at one place for long time, heartbeat fast due to which system, तो ये sympathetic। अच्छा मेरी जो है ना इसके रिफ्लेक्स बने हुए हैं, एक वो मीम आती है ना जिसमें एक वो आई थिंक ब्लैक मैन है, वो देख रहा होता है और उसको पसीने आ रहे होते हैं और उसकी आंखें खुली होती है और वो एक तरफ ही देख रहा होता है, साइड पिक्चर उसकी है मीम की। तो वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जब भी मुझे सिंपैथेटिक सिस्टम का आता है ना तो मेरे माइंड में वो पिक्चर आती है, ठीक है। डायलेटेड प्यूपिल होते हैं उसके, और आई स्टेज एट वन प्लेस, और हार्ट जो है बीट करता है फास्ट, तो वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। ट्रू रिगार्डिंग हार्ट मसल्स ऑटोनॉमिक सप्लाई, आपको ये पीछे भी MCQ था कि इसमें बोथ आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई होती हैं। EEG ऑफ पेशेंट शो नो ए वेव क्योंकि वो अलर्ट और कॉन्शियस है। विच स्ट्रक्चर हुक्स अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा, तो ये आपका हरिकरन लेरिंजियल नाम है, ठीक है। ये हाँ इसकी पिक्चर भी
स्ट्राइटेड भी सही है ना मैम? स्ट्राइटेड क्या? अच्छा मैंने स्ट्राइटेड क्या? अच्छा स्ट्राइटेड हार्ट मसल्स, हाँ स्ट्राइटेड भी है, लेकिन उनकी ऑटोनोमिक सप्लाई गेट फटीग्ड इजीली, स्टमक ना सप्लाई। स्ट्राइटेड होते हैं आपके हार्ट मसल्स? राइट आर्च अराउंड सब क्लेविन आर्टरी, यस दोनों के अराउंड कट होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा उन्होंने ग्रुप में टैग किया हुआ है। अच्छा इसमें आपने जो ना ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को ही चूज करना है, ठीक है, ये स्ट्राइटेड तो मैंने वैसे देखा भी नहीं था। अच्छा क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज कॉन्कोमिटेंट हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया? तो ये आपका यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेसिया भी होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट में भी आपकी होती है, लेकिन ड्यूरिंग पुबर्टी, लेकिन आपने जो ना प्रेगनेंसी वाली चूज करनी है, यूट्रस को चूज करना है, और ब्रेस्ट ही आपका सीक्वेंस है इसका। A patient develops decreased heart rate after induction of anesthesia. Drug of choice in this case is atropine. जब भी आपकी जो है ना डिक्रीज हार्ट रेट होता है ना, तो आप उसको एट्रोपिन देते हैं। सीओपीडी में बीएचयू, सीडी में, अच्छा सीओपीडी में भी, यस सीओपीडी में भी हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी नहीं होती। हाइपर, अच्छा हाँ, कल जब उसमें हाइपरट्रोफी थी तब आपने हाइपरप्लेजिया भी कहा था म्यूकस ग्लैंड्स का। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामिन एंड डब्यूटामिन, ठीक है। लेकिन मैंने जो कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट देखे ना, वो डोपामिन डब्यूटामिन से नहीं वापस होते, रिवर्ट नहीं होते यूजुअली। अच्छा खैर, लेकिन आपके ड्रग ऑफ चॉइस जो है डोपामिन और डब्यूटामिन है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ ने आंसर किया है क्वेश्चन का, एक्सप्लेन इन ग्रुप। ठीक है। अच्छा वो मैंने उसको मेटाबॉलिज्म आएगा ही क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने वो पूछा था। अच्छा कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामिन डब्यूटामिन, एनाफिलेक्टिक में पेनिसिलिन इंड्यूस है तो एड्रेनालिन, सेप्टिक में नॉरएड्रेनालिन, कार्डियक में एड्रेनालिन, ब्रैडिकार्डिया में एट्रोपिन। अ पेशेंट विद वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हिस्टोपैथोलॉजी विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो केराटिन पल्स, ठीक है। जो केराटिन पल्स है ना, वो इंडिकेटर होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि मोर केराटिनाइजेशन हुई है उसमें, और प्रोमिनेंट केराटिन पल्स हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो अगर उसमें केराटिन पल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो वेल डिफरेंशिएटेड है। A 45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever, and increase in serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made in this condition. Which of the following type of necrosis? तो ये फैट नेक्रोसिस, हमेशा इतना लंबा स्नेडी होता है पेनक्रियाटाइटिस का, तो इसमें इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और ट्रोमेटिक जो होती है वो ब्रेस्ट में होती है, और रोमेंटम में भी आपकी फैट नेक्रोसिस होती है। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर वाइल डेवलप्ड क्रेपिटस फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद लो बीपी। एक तो फ्रैक्चर है, ठीक है, उसके बाद उसके फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ये सेप्टिसीमिया का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, एंड लो बीपी, तो वो शॉक में है, तो ये आपका टॉक्सीमिक शॉक है, ठीक है। आफ्टर बायलेटरल स्प्लिंगोफोरेक्टमी एंड टोटल abdominal hysterectomy, यस, फॉर रिकरेंस ऑफ ट्यूमर विच मार्कर इज यूज टू CA125। CA125 जो है आपका ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए होता है, ठीक है। CA15-3 किसका होता है जो इधर लिखा हुआ है? 10 मिनट्स रह गए इस मीटिंग के। Yes. A patient has gynecomastia and tall height with infertility. Karyotype shows double X and one Y. Likely diagnosis is Klinefelter, ठीक है। आपको पता है स्मॉल टेस्टिस होती हैं, gynecomastia होता है, टॉल हाइट होती है, और 47XXY होता है, तो ये आपको Klinefelter है। 27-year-old male having testicle tumor of non-seminomatous type left finding will be beta HCG। जो आपका बीटा एचसीजी होता है ना, वो सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमेटस जो दोनों होते हैं उसके लिए बीटा एचसीजी होता है आपका, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर और बाकी टेस्टिकुलर के लिए आपका एएफपी भी होता है। अच्छा नेक्स्ट है, ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर रेडिएशन। अगर वो पूछे ना आफ्टर रेडिएशन तो मेनिंजियोमा होता है, और वो मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन पूछे तो ल्यूकेमिया होता है। ओ नहीं, मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन ल्यूकेमिया होता है, लेकिन अगर वो ब्रेन का पूछे तो फिर मेनिंजियोमा होता है, ठीक है। और सेंसिटिव का पूछे तो वो फिर आपका होता है सेमिनोमा, सुई गैस, नहीं, लाड़काना सुई गैस कंपनी, लिम्फ नोड, हाँ लिम्फ नोड का, देन लार्कना स्विगस, सेमिनोमा, ग्लायोमा, ब्रेनस्टेम ग्लायोमा, एंड देन क्राइनोफिंजियोमा, यस। अगर ओवरऑल पूछें तो ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर रेडिएशन, और अगर ब्रेन का पूछे तो मेनिंजियोमा होता है। स्ट्रक्चर पासिंग अबव पेरिफॉर्मस तो सुपीरियर ग्लूटल नर्व होती है,
और सुपीरियर ग्लूटल वेसल्स होते हैं। बिलो पूछें तो आपकी उसमें sciatica nerve पूछते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है, तो ये पढ़ लेना बाकी के आप, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। sciatic nerve से आपके जो है pudendal nerve। इन carpal tunnel syndrome ड्यू टू ulnar nerve involvement which muscle involved तो flexor carpi ulnaris। ठीक है, आपको पता है जो आपकी अल्नर है, she is progressive in nature। अच्छा, जो आपकी है ना अल्नर, फ्लेक्सर कार्पा या लैरिस, और जो है ना मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, उनको सप्लाई करती है। फिर वो आगे हैंड में आपके जो हाइपोथिनार मसल्स को, अबडक्टर अडक्टर पोलिसिस, मीडियल टू लिम्ब्राइकल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ठीक है, ये आपने इनका निमोनिक बताया स्ट्रक्चर्स का, ये डिटेल में ये वो करते हैं तो फिर ताकि बाकी बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये निमोनिक है या वो है। ठीक है, पेशेंट विद एपीफोर, ये ना एपीफोरा होता है, ठीक है। एपिफोरा नेगेटिव, जोन्स 1 जोन्स 2 फ्लोरेसेंट टेस्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट प्लान, तो ये आपका प्रोबिंग होता है। जो आपका एपिफोरा होता है ये होता है एक्सेसिव टीयरिंग, क्योंकि आपकी जो होती है ना नेजल डक्ट वो ब्लॉक होती है, तो उसको फिर वो टीयर्स के थ्रू जाती है, मतलब उसकी जो है ब्लॉकेज होती है पैटर्न, उसकी ड्रेनेज ठीक नहीं हो रही होती, तो उसको एक्सेसिव जो है ना टीयरिंग हो रही होती है। अब उसमें जोन्स 1 में होता है कि उसमें डाई डालते हैं इनटू आई, एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर इज प्लेस्ड इन द नोज टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डाई। तो ये आपका हो गया जोन्स 1। ठीक है, आई में डाला आपने फ्लोरेसेंस डाई और आपने नोज में चेक किया कि वहाँ मतलब कि वो ड्रेनेज है कि नहीं, ब्लॉकेज है कि नहीं। और जो आपका होता है ना 2, उसमें क्या करते हैं कि सलाइन इज फ्लश्ड इनटू द नेजोलैक्रिमल डक्ट वाया द पंक्टा, द नोज इज चेक्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ सलाइन। ठीक है, 1 में जो है आई से डालते हैं, सेकंड में जो है आप सलाइन रश करते, वो सलाइन जो है फ्लश करते हैं और नोज में चेक करते हैं, दोनों ही उसकी जो है नेगेटिव है। ठीक है, अब उसका थर्ड वाला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है प्रोबिंग। प्रोबिंग में क्या कर रहे होते हैं, a thin blunt metal instrument is gently inserted through the tear duct and advanced along the tear drainage pathway to try to clear any obstruction। ठीक है, जोन्स 1 इधर जो लिखा हुआ है वो आई में आप डालते हो फ्लोरेसेंस डाई और नोज में चेक करते हैं कि ड्रेनेज है कि नहीं। जोन्स 2 में जो है स्लाइन फ्लश करते हो, फिर नोज में चेक करते हो कि ड्रेनेज है कि नहीं, ब्लॉकेज कहाँ पे है। दोनों नेगेटिव है तो फिर आप प्रॉबिंग करते हो। ठीक है, ब्लंट मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको तो आई के थ्रू डालते हो और पूरे जो आपका टीयर का पाथवे होता है उसमें आप देखते हो कहाँ पे ब्लॉकेज और उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, समझ आया ये वाला। A patient has diplopia, eye is adducted and cannot bring back to normal position। ठीक है, मोस्ट लाइकली डैमेज इज लेटरल रेक्टस मसल। अब जो आपकी आई है वो अडक्टेड है, मतलब वो अंदर की तरफ है और वो एबडक्ट नहीं हो पा रही, इसका मतलब है एबडक्टर जो है उसका फंक्शन लॉस्ट है और जो एडक्टर्स हैं उनका अनअपोज्ड है। ठीक है, तो आपको पता है एबड्यूसेंट मसल्स जो है, एबड्यूसेंट एबडक्शन, ठीक है, तो एबड्यूसेंट जो है वो एबडक्शन करवाती है थ्रू लेटरल रेक्टस मसल्स LR6 जो होती है। ठीक है, तो उसमें आपकी जो है अगर अडक्टेड है इसका मतलब अनअपोज्ड एक्शन है एडक्टर्स का, और एबड्यूसेंट का फंक्शन लॉस्ट है तो लेटरल रेक्टस मसल का है डैमेज। A 45-year-old previously normal lady started having dyspnea and dry cough fever 3 months back, recovered for 1 month when she went to vacation, again developed symptoms when she got back to her Canaries. Extreme multiple nodule lesion in all zones. The mechanism of her symptom was due to antigen antibody mediated reaction। ठीक है, ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है। और ये रिकरेंट रहे तो ये ILD बन जाता है। ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाती है और ILD की पिक्चर आती है। ये हमने 2-3 पेशेंट इस तरह के देखे हैं हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट कम्स टू यू विद डिप्लोपिया एंड इंटरनल स्ट्रैबिस्मस, मीडियल स्क्विंट, लॉस ऑफ पैरेलल गेज, नर्व अफेक्टेड, विल बी एब्ड्यूसेंट। ठीक है, मीडियल स्क्विंट और जो मीडियल स्क्विंट होता है ना, ये इंटरनल स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका, ये आपका एजोट्रोपिया होता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनल स्ट्रैबिस्मस है या मीडियल स्क्विंट है ये आपका एजोट्रोपिया होता है, और ये भी आपकी सेम ही पिक्चर है, लेटरल रेक्टल मसल का जो है लॉस है। ठीक है, और मीडियल रेक्टल मसल जो है वो पुल कर लेता है या एडक्शन कह लें टुवर्ड्स नोज, और जो लेटरल रेक्टस उसका जो है फंक्शन लॉस हो जाता है, इसको एजोट्रोपिया कहते हैं। जो आपकी आई इनवर्ड की तरफ हुई होती है ना पुल, इसको एजोट्रोपिया कहते हैं। तो ये वही सेम ही बात है वैसे, जो ऊपर अभी MCQ था ना। तो और लेटरल रेक्टस का फंक्शन लॉस है तो ये एब्ड्यूसन नर्व जो है अफेक्टेड है।
A patient with ptosis and midriasis likely due to damage to आपकी oculomotor होती है। अगर टोसिस और मिड्रेसिस है तो ओक्लोमोटर है, टोसिस मिमोसिस हॉर्नर में होता है, टोसिस नॉर्मलाइन मार्सिनिया ग्रेविस, तीनों एमसीक्यू में। ट्रेगस एंड हेलिक्स ऑफ एक्सटर्नल एयर ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। यार बच्चे 35 बच्चे हैं, पर आज भी मुझे लग रहा है सो रहे हैं। थोड़ी ना हलचल करते रहा करें, थोड़ा कुछ टाइप करते रहा करें, कुछ आंसर्स टाइप करते रहा करें, मुझे लगता है सो जाते हैं। टाइम ही ऐसा है ना, आई नो। फोकस है फिर, ठीक है। अच्छा, ट्रेगस एंड हेलिक्स ऑफ एक्सटर्नल एयर इज ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च, ठीक है। ये तो आई का पेपर लग रहा है। बिल्कुल, आपको आई का भी लगेगा, आपको गायनी का भी लगेगा, आपको सब कुछ लगेगा। अब तो इसमें एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज भी देख लिए मैंने। पहले नहीं मुझे लगता था मेडिसिन में आते, मैंने देखे नहीं थे। अ पेशेंट गॉट, ठीक है। अ पेशेंट गॉट स्कॉलर्स ए पीपीडी ट्यूबरकुलन टेस्ट एंड आफ्टर 40 आवर्स 15 एरिथमिया इज नोटिस, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथमिया आर हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स के अलावा और कौन सा होता है ये पीपीडी में? Yes, CD4. Which of the following cell binds to antigen in atopic asthma? तो mast cells. अच्छा कल डॉक्टर अरसलान, this was my paper, had extreme fun. I don't know even a lot of this paper. बट खैर। अच्छा डॉक्टर अरसलान कल मास्ट सेल्स कह रहे थे, जब मैं कहती कि एक्सिनोफिल्स होते हैं एस्थमा में, तो मास्ट सेल्स भी होते हैं। क्योंकि आपका फोर्स आईजी मास्ट सेल्स को करते हैं, फिर हिस्टामिन रिलीज होता है, सारा कुछ। तो इसका सीक्वेंस पहले किसी एसके में नहीं दिया हुआ था, इस दफा उन्होंने जो है इसका सीक्वेंस दे दिया। Mast cells greater than basophils greater than eosinophils. Mast cells is greater than basophils दिया हुआ है एस केस में, लेकिन जो एस्थमा के लिए दिया हुआ है ना, वो इस दफा दिया हुआ है। इसी में है बीएमपी, ठीक है। तो मास्ट सेल ग्रेटर देन बेसोफिल्स इज ग्रेटर देन इजोनोफिल्स। इन हुकवर्म इन्फेक्शन द माइक्रोस्कोपिक फीचर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड स्लाइड्स विल बी स्पेक्टेकल शेप्ड बाइलोब न्यूक्लियाई। जो आपका है ना हुकवर्म, हुक लिखा हुआ है ना जो H O O K, तो वो जो दो डबल ओ है ना, उनके अंदर डॉट लगा के ना उसको चश्मा बना लो। अब मैं किस तरह से आपको किस तरह से बना के भेजूं, मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में भेजती हूँ वो इधर। वैसे समझ तो ऐसे आ जानी चाहिए, डॉक्टर सीख क्या कह रहे हैं। हाँ। ऐसे बिल्कुल, इस तरह से, ठीक है। मैं आपको बना के देती हूँ। एक तो मेरी राइटिंग बच्चों इतनी बुरी है जितनी हो सकती है किसी की। ठीक है, अब आपको ये ना याद रहेगा हमेशा। हाँ, डॉक्टर मारे ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो HK O O है ना, इनको आप चश्मा बना लोगे तो वो एक स्पेक्टेकल की तरह हो जाएंगे ना। और दो हैं तो बाइलोब, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत आता है। तो इस तरह आपने याद रखना, हुक्म के दो को ना आपने स्पेक्टेकल शेप बना लेना, और बाइलोब जो न्यूक्लियर। गैस्ट्रिक HCl फ्रॉम parietal सेल इज नीडेड फॉर, तो या कोई कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, ठीक है। HCl जो एक तो आपकी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है,